गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। मेजर जी ऑडियो का बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऑडियो बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? कामिंग जी, मोस्ट प्रोबेबली वो अपलोड हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं अपलोड करा दूंगा। ओके, थैंक यू डेविड जी। तो अगर वो आपको ऐप में नहीं दिख रहा है तो वो लिंक कल वाला आप देख लीजिएगा, उसी पे वो मिल जाएगा आपको। गुड आफ्टरनून राजू जी। देखिए, अगर ऐप पे अपलोड हो जाता है यानी वो लिंक डीएक्टिवेट हो गया है, और अगर ऐप पे अपलोड नहीं मिल रहा है तो यानी वो लिंक एक्टिव होगा अभी तक, जिससे कल क्लास हुई थी, तो उसी पे आप टैप करके देख सकते हैं। सो आज वी आर गोइंग टू फिनिश आवर नॉर्थ ईस्ट पार्ट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ एनी वन हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। नैनी जी, ऐप में लिंक शेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं आता। ऐप में जहां आपका नॉर्थ ईस्ट का फोल्डर बन जाएगा वहीं पे आपको दिख जाएगा नोट्स में। लिंक यूट्यूब का ही शेयर होता है, तो यूट्यूब का लिंक जैसे मैं शेयर करता हूं वैसा ही वही लिंक है कल वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून मेपुंग जी। सो वी वर डिस्कसिंग नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री, और हम अहोम्स के बारे में बात कर रहे थे। सो प्लीज कुछ सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल यह है, हु इज फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी? अहोम डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अहोम डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, प्लीज बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या जवाब दे रहे हैं। लचित बोरफुकन, समुद्रगुप्त। कोई है जो नेपोलियन बोलना चाह रहा हो? एनीवन? कोई नेपोलियन बोलना चाह रहा हो, कोई बराक ओबामा बोलना चाह रहा हो? जी, सुकाफा मैंने बताया था। नहीं जी, समुद्रगुप्त कैसे हो सकते हैं? जो गुप्ता डायनेस्टी के राजा हैं वो कैसे कोई दूसरी डायनेस्टी फॉर्म कर सकते हैं, होम डायनेस्टी? हाउ? इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल ना। एक डायनेस्टी के राजा एक ही। दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बैटल ऑफ सराय घाट कब हुआ था? बैटल ऑफ सराय घाट कब हुआ? बैटल ऑफ सराय घाट कब हुआ और इसमें जीता कौन? किस किस के बीच में हुआ था? सो द बैटल इज 1671। 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट हुआ था। ये अपना नाम भले ही भूल जाइएगा, ये मत भूलिएगा। बैटल ऑफ सराय घाट। इसमें जीते थे अहोम्स। जनरल थे उनके लचित बोरफुकन।
जी हाँ नाग जी, परफेक्ट। जीता कौन? लचित बोरफुकन की लीडरशिप में अहोम्स जीते थे, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट बैटल है, मैंने कल भी बताया था। ओवर एक्साइटमेंट किल्स बिटवीन उदयादित्य सिंघा एंड औरंगजेब। उदय आदित्य सिंघा एंड औरंगजेब। जो मैंने आपको नोट्स, शायद आपको नहीं मिलेंगे, ये नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एक चीज याद रखिए ओपांग जी, 1658 से, ये डेट याद रखिएगा, 1707 तक राजा जो है वो औरंगजेब है। 1658 से 1707 तक राजा जो है वो औरंगजेब है। तो यानी इसके बीच में कोई भी चीज होगी वो औरंगजेब ही होंगे राजा, शाहजहां है ही नहीं। शाहजहां 1658 से पहले राजा है, उनका टाइम पीरियड 1628 से स्टार्ट होता है, 58 तक चलता है। सो इसलिए याद रखिएगा, उदयादित्य सिंघा एंड औरंगजेब थे इन बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट जगह है जो नदी के आसपास बिल्ट थी। क्लियर है यहां तक? तो ये कुछ सवाल हैं जो पूछ लिए जाते हैं, बैटल ऑफ सरायघाट बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि एक सरना धर्मा किसने फाउंड किया था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ एक सरना धर्मा? सो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवा के क्विज के फॉर्म में 20 to 30 क्वेश्चंस दे दूंगा, उसको गो थ्रू करके जाइएगा। सो वी विल ट्राई कि कल आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएं, एक टेस्ट की फॉर्म है, इसको गो थ्रू जरूर करके जाइएगा। तो एक सरना धर्मा के फाउंडर कौन थे? जी हाँ ओपांग जी, 1639 में ट्रीटी ऑफ असरर अली था, और ट्रीटी ऑफ असरर अली में जो नदी है असरर अली, उसको बॉर्डर मान लिया गया था, और ऊपर बरनादी नदी को बॉर्डर मान लिया गया था। वो दूसरी चीज है। देखिए क्या है, मुगल और अहोम 17, 18, 20 बार लड़े हैं ना, एक बार लड़ाई नहीं हुई। पर बैटल ऑफ सरायघाट वो बैटल है जब औरंगजेब ने पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी फोर्सेस लगा दी, अपने बेस्ट जनरल भेजे, पर उसके बावजूद भी हार गए। एक सरना धर्मा, याद रखिएगा, ये धर्म के बारे में बात की थी, और ये फाउंड किया था श्रीमंत शंकर देव ने। और इसी के तहत मैंने बताया था कि ये क्या है, ये एक तरीके का मूवमेंट है हिंदू रिलीजियस को सिंप्लीफाई करने का, हिंदू रिलीजन को सिंप्लीफाई करने का। और यहां पे पूजा होती है कृष्ण भगवान की। किसकी पूजा होती है? कृष्ण भगवान की। और यहां पे ही म्यूजिक का इस्तेमाल किया। देखिए भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को मिलने के लिए, एक स्टेज ऑफ एक्सटेसी पहुंचने के लिए हम अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने सुना होगा, आप रिलीजियस म्यूजिक सुनते हैं तो आप लाइट फील करते हैं, आप डिवोटेड फील करते हैं, आप फील करते हैं कि आप गॉड से कनेक्टेड हैं। म्यूजिक में बहुत ज्यादा ताकत होती है अपने आपके माइंड को शांत करने की, आपके माइंड को एक ऐसी जोन में लेके जाने की जहां आप फील करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इमोशंस को समझते हैं। तो वही म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता था यह इसमें बाय श्रीमंत शंकर देव, और यहां पे कृष्ण भगवान से रिलेटेड कीर्तन वगैरह किए जाते थे। और यहां पे म्यूजिक और डांस का इस्तेमाल किया जाता था। डांस की फॉर्म जो डेवलप हो गया इसको कहते हैं सतारिया डांस, जो कि आज की डेट में क्लासिकल डांस है। यहां तक क्लियर है? तो असम में कल्चर आ गया कि सतराज बनने, सतराज यानी आप डेरा कह लीजिए, आश्रम कह लीजिए, जहां पे एक साधु संत जी रहते हैं और उनके फॉलोवर भी रहते हैं। फॉलोवर वहां पे अपना सेवा वगैरह का काम करते हैं, और वहां पे पूरा साधु संत जी और उनके फॉलोवर रहते हैं, उसको सतराज कहते हैं। क्लियर है यहां तक? यस और नो बताएं। यस और नो बताएं, क्लियर है इतना पोर्शन?
मेजर जी प्लीज आप थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, पर प्रॉब्लम उनके साथ यह है कि वो रिवाइज नहीं करते। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। सो ऐसे ही बहुत सारे सात्रास बनने लग गए। देखिए सात्रास किस तरीके से बनते थे कि कोई ब्राह्मण स्कॉलर है जो ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग पुराने वर्णा के हिसाब से चल रहा है, तो अपना ब्राह्मणा सत्र फॉलो कर रहा है जो प्रॉपर वर्णा वाले रूल फॉलो करेगा। और कोई ऐसा सत्र भी हो सकता है जो डिप्रेस क्लास के लिए बनाया गया हो, यानी यहां पे उन लोगों को एंट्री मिलती थी या उन लोगों को बुलाया जाता था जो डिप्रेस हैं, जो सप्रेस्ड, जो अप्रेस्ड हैं, जैसे कि पैक सिस्टम में काम करने वाले लोग, जो कि कॉमन लोग हैं, आम लोग। देखिए पीडीएफ तो मैंने पास ऑन कर दिया, जो टीम अपलोड करती है, इनकेस नहीं हुआ होगा तो मैं चेक कर लूंगा। तो ऐसे ही एक सतरा था, एक ऐसा ही आश्रम था। आश्रम सीरीज देखिए आप लोगों ने, उसका नाम था मुमारिया सत्र। आश्रम सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। तो उससे आपको थोड़ा एक आश्रम, एक सात्रा का एग्जांपल मिल जाएगा कि जहां लोग रहते हैं। द लॉर्ड डीजे बॉबी वाली जो सीरीज है आश्रम, हाँ जी, द लॉर्ड डीजे बॉबी। तो मोमोरिया सात्रा एक ऐसा ही आश्रम था, एक इमेजिनेशन के रूप में आपको बताया, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में, जो कि इगैलिटेरियन बातें करता था। जो बात करता था आगे फॉरवर्ड लुकिंग बातें, और इन सब की इगैलिटेरियन बातें कि सबको अधिकार है। और वो पैक सिस्टम वाले लोगों को भी एंट्री दिलाते थे और बोलते थे कि आप यहां रहिए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, और रिस्पेक्ट मिलती भी थी। पर उसमें कहीं ना कहीं उनको ये पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था कि आपके एक ही गुरु हैं। वो गुरु कौन है? वो गुरु है जो आपके इस सत्रह के चीफ है। यानी आप राजा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, पर ये सत्रह के जो चीफ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ मोमोरिया के जो 17 इसके फाउंडर अनिरुद्ध देव थे। अब अहोम की आर्मी या अहोम का पूरा सिस्टम इस चीज पे बेस था कि जो आर्मी है, जो फ्री में काम करने वाले आर्मी है, जो वर्कर है, वो कहां से आ रहे हैं? वो पैक सिस्टम से आ रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं देते, उसकी जगह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं राजा को। तो पैक सिस्टम जो कि फ्री कॉबी सिस्टम था। तो ये सारी चीजों के बैकग्राउंड में पैक सिस्टम को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया था मोमाई तामुली बोरबोरुआ ने, जो कि प्रताप सिंघा के अंडर में पहले बोरबोरुआ थे। बोरबोरुआ पोस्ट थी। अब ये बैक सिस्टम के सारे फॉलोवर्स ये सारी चीजें छोड़ छोड़ के आ रहे हैं इन 17 में, और एक क्लैश होना तय है। और इस क्लैश की स्टार्ट हुई लक्ष्मी सिंघा के टाइम पीरियड में इन 1769, और ये खत्म हुआ कमलेश्वर सिंघा के टाइम पीरियड में 1805। बीच में 2 से 3 बार ऐसे मौके आए जब ये मोमोरिया सतारा के फॉलोवर्स ने अहोम डायनेस्टी की कैपिटल तक छीन ली थी, उनकी राजधानी तक पे कब्जा कर लिया गया था। तो बीच में ऐसे 2 से 3 मौके आए जब मोमोरिया सतरास के फॉलोवर्स ने कब्जा कर लिया था अहोम डायनेस्टी की कैपिटल पे, यानी उनको डिसलोकेट करने पे मजबूर कर दिया गया था। इससे अहोम किंगडम इतनी ज्यादा वीक हो गई, बहुत ज्यादा वीक हो गई, यहां तक कि इनको ब्रिटिशर्स की मदद लेनी पड़ी। और ब्रिटिशर्स ने मदद भेजी थी, ब्रिटिशर्स ने मदद भेजी थी इन द फॉर्म ऑफ कैप्टन वॉल्श। कैप्टन वॉल्श का मिशन किया गया था, जिसके तहत अहोम डायनेस्टी की मदद करने के लिए कैप्टन वॉल्श के अंडर में 550 लोगों की सोल्जर की टुकड़ी भेजी गई थी। और कैप्टन वॉल्श ने काफी अच्छा रोल प्ले भी किया था इन 1794 के राउंड। तो ये नाम याद रखिएगा, कैप्टन वॉल्श। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये इतने कम लोगों के बावजूद ये कितने सक्सेसफुल क्यों थे? इनके पास कुल 550 के आसपास सोल्जर थे, बट फिर भी ये बहुत सक्सेसफुल हुए। उसका सिंपल वजह है कि जो कैप्टन वॉल्श के साथ सोल्जर आए थे वो सब मॉडर्न वेपन के साथ आए थे।
और उसके बदले में जो मोमोरियास लड़ रहे थे, वो मोमोरियास लड़ रहे थे विद देयर ट्राइबल टूल्स, सिकल, एरो, बो, इन सब के साथ। तो इस पूरे बैकग्राउंड में फाइनली जीतता कौन है? जीतते अहोम डायनेस्टी के ही लोग हैं, बट वो इतने ज्यादा वीक हो चुके हैं, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं कि अब वो उस रूल को मैनेज करने के लिए सक्सेसफुल नहीं है, उतना ज्यादा कैपेबिलिटीज उनके अंदर नहीं बची। सो मोमोरिया सतारा के फाउंडर थे अनिरुद्ध देव, और इनके बारे में मैंने बताया था। ये अनिरुद्ध देव के बाद कृष्ण देव बनते हैं इसके लीडर, और इनका एक ही कंडीशन रहती है कि आपको अपने गुरु को ही सब कुछ मानना है, गुरु ही आपके भगवान है, किसी और की बात नहीं सुननी, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई और हो। तो कई बार राजा ऑर्डर भी देते थे, क्योंकि यही लोग वापस जब अपने काम पे जाते थे तो राजा ऑर्डर करते थे कि आप ये काम करिए, राजा के सामने सर झुकाइए, और ये सर नहीं झुकाते थे। दे वर लाइक वी आर नॉट गोइंग टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ द किंग बिकॉज आर गुरु इज आर किंग, हमारे जो गुरु है वही हमारे राजा है। तो इसके बीच में ये लड़ाई होनी तय थी, और लड़ाई फाइनली हुई भी 1769 से 1805 में। इसको मोमोरिया रेबेलियन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? यस और नो बताएं। क्लियर है इतना पोर्शन? देखिए, राजा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि अगर उसके पास, देखिए एक चीज याद रखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री हैं क्योंकि लोग उनको मानते हैं। तो लोगों की विल में बहुत ज्यादा पावर होती है। कोई भी किंग किंग तब होता है जब उनके फॉलोवर उसको किंग को किंग मानते हैं। अब उस किंग को किंग मानना बंद कर दें फॉलोवर, तो किंग की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो अपने नाम के आगे महाराजा, महाधिराज, परम बटका, राजाओं के राजा, महास्वामी, कितना भी बड़ा टाइटल लगा दे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं अगर उसके सामने उसके लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अब 1817 की बात करते हैं। देखिए, दो पोस्ट थी, बोरबोरुआ एंड बोरफुकन। इस पोस्ट पे रहने वाले दोनों लोग लड़ रहे थे आपस में, और इस पूरे बैकग्राउंड में देखिए, पैक सिस्टम पुराना सिस्टम है, लेकिन पैक सिस्टम को सिंप्लीफाई एंड कोडिफाई करने वाले थे मोमाई तामुली बोरबोरुआ, प्रताप सिंह के अंडर में। मोमाई तामुली बोरबोरुआ। और एक और सिस्टम था जो कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, उसको कहते थे पोसा सिस्टम। आप लोगों ने नाम सुना है पोसा सिस्टम का? अगर नाम सुना है तो बताइए क्या होता है पोसा सिस्टम। अगर आप लोगों ने नाम सुना है पोसा सिस्टम, कभी सुना हो शायद। बताइए, पोसा सिस्टम के बारे में जानते हैं? यस और नो बताइए, कभी सुना हो। देखिए, जिस एरिया में अहोम्स रहते थे, क्या किया था? उनके लिए कोई मूवी का शो लगवाया था। क्या किया था उपांग जी? आप करेक्ट है, प्रताप सिंह ने किया था हिल ट्राइब के लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, अहोम्स जहां रहते थे वहां आसपास हिल ट्राइब्स रहती थी, एंड हिल ट्राइब्स की मजबूरी है कि उनको अपने सर्वाइवल के लिए जहां भी जाएंगे तो वो लूट एंड प्लंडर करेंगे। एक सिचुएशन ऑफ कियोस रहेगी।
बिकॉज हिल ट्राइब्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उनका नेचर या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वो आसपास के एरिया में लूट एंड प्लंडर करके रिसोर्सेज इकट्ठा करके अपना सर्वाइवल करते थे, जिसमें अलग अलग ट्राइब्स आती थी। हिल ट्राइब्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अब इन सारी चीजों को रोकने के लिए अलग अलग सिस्टम अपनाए जाते थे। कई सारी हिल ट्राइब्स को बोला जाता था कि उनके एरिया में जो भी अच्छे प्रोडक्ट हैं उनको वो लाके बेचे और हम उनके लिए मार्केट बना के देंगे। कई सारी हिल ट्राइब्स को एरिया दे दिया गया था और कई सारी हिल्स ट्राइब को बोला गया था कि आप टैक्स का हिस्सा लीजिए, टैक्स का हिस्सा आप कलेक्ट करिए। यानी पूरा एरिया है इतना, इतने हिस्से में से राजा ने कहा कि इतने हिस्से का टैक्स आप कलेक्ट करिए, बट आप लूट एंड प्लंडर नहीं करेंगे। तो यानी ये जो परमिशन थी कि आप हिल ट्राइब्स को परमिशन दे रहे हैं प्रताप सिंह कि आप टैक्स कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब लूट एंड प्लंडर या डिस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारा नुकसान होता था और इनस्टेबिलिटी आती थी राजा के लिए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी कि उन्होंने कहा कि आप टैक्स का थोड़ा हिस्सा हम कलेक्ट करके आपको दे देंगे, या आप इस एरिया का टैक्स कलेक्ट कर लीजिएगा, उससे आप अपने रिसोर्सेज मैनेज कर लीजिएगा, लूट एंड प्लंडर ना करिए आप। क्लियर है? तो इसको पोसा सिस्टम कहते हैं और इसको प्रताप सिंह ने लॉन्च किया था ताकि हिल ट्राइब्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जा सके। क्लियर है? यहां तक सब लोग बताइए, ये पोर्शन क्लियर है? उपांग जी, तो ये टैक्स अलाउंस था जो कि दिया गया था कि आप टैक्स कलेक्ट करिए प्लीज, इस ये जो स्टेबिलिटी है जगह की, इसको मेंटेन रखने में फायदा है हमारा सबका। क्लियर है पॉइंट? So it is allowance paid to the tribal people, but in exchange of stability, in exchange of peace, की शांति रहेंगे। नाउ बात करते हैं आपस की स्ट्रगल की वजह से बोरफुकन साहब जो उस टाइम के थे वो पहुंच गए ब्रिटिशर्स के पास मदद मांगने के लिए। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते, ब्रिटिशर्स इस लाइक हमारे पॉलिसी है नो इन्वॉल्वमेंट की, हम बिल्कुल भी आपकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम नहीं इस पूरे इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर की उस टाइम की कैपिटल थी कलकत्ता। कलकत्ता उस टाइम की कैपिटल थी और कलकत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं है अहोम वाली डायनेस्टी, और इसी के इस साइड में थे बर्मीज। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो अहोम पे कब्जा करें, बिकॉज उनको पता था कि अगर वो अहोम पे कब्जा कर लेंगे तो बर्मीज उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे और बर्मीज से उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अहोम्स वेस्ट में एक्सपैंड नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको स्टेबल जगह थी, तो एक तरीके से अहोम दोनों के बीच में बफर था, बर्मीज के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कैपिटल कलकत्ता थी, तो उनके लिए बहुत पास वाला एरिया हो गया ये। तो फॉर देम अहोम सर्व्ड एज अ बफर। बफर मतलब वो चीज जो दोनों के बीच में और दोनों की लड़ाई रोके पड़ेगी। यानी कभी आपने देखा होगा दोनों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई आ जाए तो बीच में 4-5 लोग होते हैं जो दोनों को छुटाने की और अलग अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो दोनों बीच में आके खड़े हो जाते हैं दोनों के, तो लड़ाई खत्म हो जाती है। तो यानी ये वही बफर है। बफर का मतलब बीच में ऐसी जोन जो प्रेशर को बचा के रखे, यानी अगर बर्मीज कभी हमला करेंगे तो अहोम्स पे करेंगे, तब तक ब्रिटिशर्स को टाइम मिल जाएगा अपने डिफेंसेस तैयार करने के लिए। इसी को बफर कहते हैं। ब्रिटिशर हमेशा ये तैयार रखते थे कि जैसे उनका ये एम्पायर है तो चारों तरफ वो अपनी बफर एम्पायर क्रिएट करके रखते थे, इसको रिंग फेंस भी कहते हैं, ताकि चारों तरफ से कभी भी कोई हमला हो तो पहले इस स्टेट पे हो, और वो स्टेट पे वो जानबूझ के एनेक्स नहीं करते थे, चाहते तो वो कर सकते थे, पर वो क्यों नहीं करें? क्योंकि उनको पता है कि ये आपस में लड़ेंगे तब तक हमको मौका मिलेगा और ये वीक भी हो जाएंगे। इसको कहते हैं बफर सिस्टम। तो इसीलिए ब्रिटिशर ने कहा कि हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पर कलकत्ता में
कहीं ना कहीं उस टाइम के जो बोरफुकन चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का साथ मिले, उनको मिले बर्मीज राजा के एक ऑफिशियल। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो बर्मा के राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए अच्छा मौका है, आप अहोम पे हमला करिए, अहोम के ऊपर हमला करिए और अहोम पे कब्जा करिए, मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि मैं वहां का ऑफिसर हूं। मेरी जो उस टाइम अभी पावर लेके बैठे हुए राजा और उनके साथ के मेंबर्स के साथ अच्छी नहीं बनती है, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू और ये आपके लिए भी अच्छी मदद हो जाएगी। तो दोनों लोग मिलकर फोर्सेस आते हैं और 1817 से 1824 तक 3 बार हमला होता है। बर्मीज जीतते रहते हैं और बट बाद में कहीं ना कहीं अहोम्स भी उनको अपोज करते रहते हैं, उनका सामना फेस करते रहते हैं, बट फाइनली रूल किसका आ जाता है 1821 में? बर्मीज का। तो यानी अहोम्स को हरा के बर्मीज पावर आ जाती है इन पिक्चर। तो यानी ब्रिटिशर्स जो अभी तक बोल रहे थे कि अहोम्स मीडिएशन में, अब वो सिचुएशन चेंज हो गई। वो सिचुएशन इस तरीके से आ गई कि ब्रिटिश एम्पायर है और यहां पे बर्मीज है जिनके अंडर में अहोम वाला एरिया भी है। अब ब्रिटिशर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है रादर देन टू फाइट, जो कि बर्मीज एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। इसी के बैकग्राउंड में स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। इट स्टार्ट इन 1824, इट एंड्स इन 1826। अब आप लोग बताइए जो ये वॉर है ये किस ट्रीटी के साथ एंड होता है? 1826 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंड होता है। आप लोगों ने बताना है किस ट्रीटी के साथ, विच ट्रीटी। सो क्लियर है आपको कि क्यों अब ब्रिटिशर्स की लड़ाई लड़ने पड़ी है? क्योंकि अब बीच में उनके बफर नहीं है, उनके बीच में वो जगह नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट करके रख रही थी। सो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंड हुआ एक ट्रीटी के साथ जो कि बहुत फेमस है और बहुत सवाल पूछे भी जाते हैं उससे रिलेटेड। सो उस ट्रीटी का नाम याद रखिएगा, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ यंदाबू। सवाल पूछे जाते हैं और सवाल पूछे जाएंगे। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1826 में। इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स जीते थे एंड बर्मीज हारे थे। इसके अलावा 2 बैटल और होते हैं, 3 बैटल हुए टोटल, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है क्योंकि इसके बाद ये सारा एरिया, ट्रीटी ऑफ यंदाबू के बाद ये सारा एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, जो कि कभी अहोम्स के कंट्रोल में रहता था। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ यंदाबू, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए 1826। क्लियर है यहां तक? यस और नो बताएं। क्यों ब्रिटिशर्स और बर्मीज की लड़ाई हुई ये क्लियर है? और क्यों बर्मीज हमला करना है? इनविटेशन लोकल ही था। क्लियर है यहां तक? यस और नो बताएं। सो वहां पे बर्मा में डायनेस्टी थी कॉनबाउंग डायनेस्टी, और कॉनबाउंग डायनेस्टी बहुत सारी जगह फेल कर चुकी थी, इसलिए उनको लगा कि इंडिया वाला अहोम वाला एरिया पे हमला करना एक अच्छा फैसला है, और साथ ही इनविटेशन भी मिला था, इसलिए उन्होंने हमला किया और ये लड़ाई हुई। ट्रीटी ऑफ यंदाबू के तहत बर्मा ने असम, चातर और जैंतिया वाले एरिया पे अपना कंट्रोल छोड़ दिया। अराकन, ये मेरगू और बहुत सारा एरिया ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गया। मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मान लिया गया और उसके राजा माने गए गंभीर सिंह जी। गंभीर सिंह को मणिपुर का एरिया देके उनको बोल दिया गया कि आप इंडिपेंडेंट राजा, आप रूल करिए। साथ ही साथ बर्मा को बोला गया कि आप वार का इंडेमनिटी दीजिए, यानी वॉर जो हुआ है उसके बदले में इंडेमनिटी आपको देनी पड़ेगी, यानी जो भी हमारा नुकसान हुआ उसकी जगह पैसे आपको देने पड़ेंगे। किसको? बर्मीज को। और साथ ही साथ ट्रेड रिलेशनशिप रख लिए गए, दोनों पार्टी ने बोला कि फ्रेंड के रूप में काम करेंगी। कॉमर्शियल ट्रीटी दोनों एक दूसरे के बीच में रखेंगी। बर्मा में ट्रेड करना अलाउ होगा ब्रिटिशर्स को। ये सारी चीजें बोली गई क्योंकि ब्रिटिशर बर्मा के रास्ते चाइना में एंट्री करना चाहते थे, तो ये उनका प्लान था। बर्मा में काफी ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह वाला एरिया भी है, तो अच्छा फैसला था ब्रिटिशर्स के लिए, विन विन सिचुएशन थी। तो 1826 के बाद सिचुएशन खत्म, एकदम चेंज हो गई।
अहोम डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो फॉल का क्या क्या कारण बना? फॉल के कारण बहुत सारे हैं। मोमोरिया रेबेलियन है, कैप्टन वॉल्श का मिशन है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, बर्मीज इन्वेजन है। ये सारी वजह है जिसकी वजह से अहोम्स एंड हुए, अहोम्स की पावर खत्म इन सारी वजह से हुई। पर एक चीज याद रखिए, अहोम्स जो राजा थे उनको यह उम्मीद थी कि ब्रिटिशर्स अगर लड़ रहे हैं, और ब्रिटिशर ने प्रॉमिस भी किया था कि वो लड़ रहे हैं, वो बर्मीज को हराएंगे और उसके बाद ये पूरा एरिया जो अहोम्स के पास होता था वो अहोम्स को वापस कर देंगे। दे विल रिटर्न इट टू अहोम्स। पर ये सारा एरिया अहोम डायनेस्टी को जब वापस नहीं किया गया तो उनके लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। अब क्या करते? तो वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं, और उनके लीडर है गोमधर कोनवर, और उनकी वजह सिर्फ एक ही है कि अहोम एरिया का रूल हमको मिलना चाहिए था। आपने हराया ठीक है, बट इस एरिया के ओनर हम थे और आपने हमको प्रॉमिस किया था। उनका स्ट्रगल था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, दैट यू हैव बिट्रेड अस। हमने आपकी मदद की, आपकी लड़ाई में मदद की इस वजह से क्योंकि हमको लगा कि आप लड़ाई लड़े ताकि हमको ये एरिया मिल सके, बट यू हैव चीटेड अस। सो इसलिए गोमधर कोनवर, धनंजय बोरगोहेन और खरगारिया फुकन के अंडर में यह रिवॉल्ट किया गया। इन्होंने बोला कि गोमधर कोनवर हमारे राजा हैं। उनकी कैपिटल बना दी गई जोरहाट, जो कि आखिरी कैपिटल थी अहोम डायनेस्टी की। और ये रेबल सारे इकट्ठे हुए अक्टूबर 1828 में, और इन्होंने गोमधर कोनवर को राजा घोषित कर दिया। इनका सपना था, इनकी कोशिश थी कि इससे फेमस, इससे बड़ी कैपिटल रंगपुर पे कब्जा किया जाए और वहीं से अपना रूल स्टैब्लिश किया जाए। रंगपुर पे जाके सारे वेपन्स छीने जाएं ब्रिटिशर से, और अपने फॉलोअर्स को यह भी बोला कि जो लोग ब्रिटिशर्स को टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स देना बंद कर दे, यानी नो टैक्स टू ब्रिटिशर। तो रिवॉल्ट क्यों करे? क्योंकि इनको लगता था कि इनका अधिकार है। राजा, इनके लीडर का नाम याद रखिएगा, गोमधर कोनवर, धनंजय बोरगोहेन एंड खारगारिया फुकन, ये तीनों लोग हैं। 1828 में ये रंगपुर जाते हैं, पर ये न्यूज पता चल जाती है, ब्रिटिशर्स को लड़ाई होती है और ये लोग हार जाते हैं। लड़ाई लड़ते रहते हैं बट हार जाते हैं। उस टाइम डेविड स्कॉट इंपॉर्टेंट मेंबर थे, ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये गोमधर को अरेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन गोमधर की सजा को कम भी करवा देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि छोटा सा एरिया दे दे अहोम्स को, ताकि फ्यूचर में अहोम्स लड़ाई ना लड़े। तो अहोम्स को छोटा सा एरिया दे दिया जाता है बॉर्डर पे, और वो बोलते हैं छोटा सा एरिया महाराजा पुरंदर सिंह नारेंद्र को दे देते हैं, अपर असम का, और थोड़ा सा एरिया अहोम्स के इन लीडर्स को भी दे देते हैं, पर मेजॉरिटी वाला एरिया अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो अहोम्स रिवॉल्ट इसी तरीके से एंड हो जाता है। रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना। तो ये रिवॉल्ट था जो फिनिश हो गया। और फिनिश कैसे हुआ? क्योंकि कॉन्सिलिएटरी अप्रोच कर दी ब्रिटिशर्स ने, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया, नॉट मैसिव एरिया बट स्मॉल एरिया। अब अहोम्स के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर इनका ज्यादातर शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है, और वहीं पे काफी ज्यादा टेंपल है। ये देखिए, हम बात करते हैं, इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ लगभग 80 to 90% जितनी भी मॉन्यूमेंट बनी है अहोम डायनेस्टी की आर्किटेक्चर की, वो सब कहां बनी है? रंगपुर में। और वो ज्यादातर बनवाई है राजा रुद्र सिंह और उनके बाद के सन्स ने। तो राजा रुद्र सिंह और उसके बाद में ही सारी चीजें बनी। और ये सवाल फॉरेस्टर के एग्जाम में पूछा भी गया था कि रंगघर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। तो इस पे सवाल आया गया है कि शिव सागर डिस्ट्रिक्ट असम में ज्यादातर मिलेंगे, और ज्यादातर अगर आपको क्लियरिटी ना हो तो शिव सागर डिस्ट्रिक्ट के साथ जा सकते हैं। तो रंगघर है, और ये पहला एम्पी थिएटर है। कोई बताएगा एम्पी थिएटर क्या होता है?
एनीवन, कोई बताएगा एम्पी थिएटर क्या होता है? ये पहला एम्पी थिएटर था। रंग घर पे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये एशिया का पहला एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर के बारे में किसी को कोई आइडिया? आइडिया नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। ओके, आउटडोर। देखिए, एम्पी थिएटर मतलब ये है कि इस तरीके से थिएटर बना था जहां राजा रजवाड़े बैठ के कुश्ती वगैरह देखते थे, बुल फाइटिंग देखते थे, बाकी सारी चीजें देखते थे, उसको एम्पी थिएटर कहते हैं। यानी ये बाहर वाला थिएटर है जहां राजा रजवाड़े ऊपर बैठ के सारे गेम्स देखते हैं ना, तो इस तरीके का ये स्टेडियम टाइप था, एम्पी थिएटर था जहां राजा रजवाड़े ये सारी चीजें देखते थे। इसको बनवाया सबसे पहले वुड के स्ट्रक्चर में रुद्र सिंह ने था, बट इसको दोबारा से ब्रिक से इनके सन प्रमत्ता सिंघा ने बनवाया था। यहां पे बफेलो फाइट और बाकी सारे जितने भी पुराने टाइम के स्पोर्ट्स थे वो राजा यहीं पे बैठ के देखते थे। ये वो जगह थी जहां राजा ब्यू फेस्टिवल भी मनाते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस्तेमाल की जाती थी। यानी नेशनल गेम्स जो असम में हुए थे उसमें भी लोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया था इसी रंग घर का। अब इस मॉन्यूमेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है और यहां पे बहुत ज्यादा क्रैक्स आ गए, पर ये पुराने टाइम का पहला एम्पी थिएटर था और ये शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है और इसको कोलोजियम ऑफ द ईस्ट कहते हैं। यूरोप में कोलोजियम है जो कि वर्ल्ड ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड साइट में से एक आता है, वैसा ही इसको बोलते हैं कोलोजियम ऑफ द ईस्ट। यहां पे राजा रजवाड़े ऊपर बैठ के मस्त कुश्ती वगैरह देखते थे आराम से। तो इसको कोलोजियम ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्लियर है जी? एम्पी थिएटर मतलब वो ओपन स्टेडियम टाइप की चीज, यानी राजा यहां से बैठ के देख रहे होंगे और यहां पे कोई मर रहा होगा बुल फाइटिंग में, इस तरीके से था। तो पहला स्ट्रक्चर रुद्र सिंघा नहीं बनवाया पर वो लकड़ी का था, बाद में ब्रिक का प्रमत्ता सिंघा ने बनवाया। देन कारेंग घर है, ये गरगांव प्लेस है, ये भी शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में जो कि रंगपुर के पास था। ये पुराना किला था, इसको दोबारा बनवाएगा 1752 पे। और देखिए ये मल्टीपल स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो ये भी वहीं पे देखने को मिलता है। ऐसा ताल घर भी देखने को मिलता है, ये सब वहीं देखने को मिलता है। और ये सब कहां देखने को मिलता है? शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में। और ओरिजिनली रुद्र सिंघा ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, पर इसको कंप्लीट करवाया था बाद में, कुछ और चीजें जोड़ी थी राजेश्वर सिंघा ने। तो जैसा मैंने बताया रुद्र सिंघा का नाम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो ये है ताल घर। ऐसे शिव सागर शिव डोल है, ये मंदिर है, शिव भगवान के मंदिर है, इसके बगल में विष्णु भगवान के मंदिर है और इसके बगल में देवी दुर्गा का भी मंदिर है। ये भी इन्हीं राजाओं ने बनवाया और ये भी कहां बनवाया है? शिव सागर डिस्ट्रिक्ट असम में। तो ये सारे स्ट्रक्चर कहां बने हैं? ये एक ही जगह बने हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि मोस्टली 90% शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, असम में। और यही सवाल आया था कि रंगपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आंसर था शिव सागर डिस्ट्रिक्ट। ये काफी ज्यादा फेमस है और इसके पास में तालाब है और ये बार राजा अंबिका यानी अंबिका रानी ने बनवाया था। काफी फेमस टेंपल है, बहुत ज्यादा फेमस टेंपल है ये, जिसको शिव डॉल कहते हैं, विष्णु डॉल, देवी डॉल, 3 टेंपल की सीरीज है। ये तालाब के आसपास ये टेंपल्स हैं, देखिए ये टेंपल दिख रहे होंगे आपको, इसको शिव सागर टैंक कहते हैं। तो ये तालाब के आसपास है। ठीक है जी, इसको बोरफुकरी या शिव सागर टैंक बोलते हैं।
तो ये था अहोम्स। अहोम्स के बारे में कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर है? अहोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी सब लोग भी बताइए। बाकी सब लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले दौर में बैठे हुए हैं क्या, कि आराम से बैठ के देखते रहेंगे, ड्रिंक वगैरह पीते रहेंगे, कॉफी वगैरह पीते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे? तो आई गेस मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अहोम से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप अच्छे से मार्क करके आएंगे। अब कुछ और चीजें पढ़ते हैं। एंग्लो बोर वॉर और आईएलसी के बारे में पढ़ते हैं, आईएलपी के बारे में, इनर लाइन परमिट के बारे में। ये आप सब जानते हैं, इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला कि 1839 में जो स्ट्रगल था ताय कामती के द्वारा, वो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये इनका स्टेटमेंट है, पर ये अर्ज किया गया, ये ग्रांटेड नहीं है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये उतनी रेलेवेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी अरुणाचल प्रदेश को प्रेज किया है काफी विद इन लास्ट 8 ईयर फॉर फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म और सोशल हार्मनी और ये सारी चीजें, और साथ ही साथ जो कल्चरल लेगेसी अरुणाचल ने बचा के रखी। खासकर उन्होंने ट्रिब्यूट भी दिया मार्टर्स को, जिन्होंने अपनी जान त्याग दी देश के लिए, जो शहीद हो गए, चाहे वो एंग्लो बोर वॉर में हुए या फिर और किसी और लड़ाई में हुए, उनको सबको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रेज किया। तो बहुत सारे ऐसे मार्टर्स थे जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला था, जो कि अब उनको ड्यू रिकॉग्निशन मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें जो न्यूज में रहने वाली आगे, जिस पे आपने ध्यान देना है। अब बात करते हैं इनर लाइन का बैकग्राउंड की। 1826 में ये एरिया ब्रिटिशर्स के पास चला गया, और डेविड स्कॉट जो उस टाइम के खास रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नर जनरल के, उनका कहना था कि स्टेटस को ही मेंटेन करके रखना चाहिए अरुणाचल की ट्राइब के साथ और बाकी आसपास के अदर की ट्राइब्स के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए और कॉलोनियल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक बाउंड्री डिमार्केशन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो चाहते थे कि अरुणाचल की ट्राइब्स के साथ स्टेटस को मेंटेन रहे पहले की जैसा। तो इसीलिए एक बाउंड्री की तलाश थी और इसीलिए डिमार्केशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनका रूल एक्सपेंड किया जाए उस एरिया में जहां हिल ट्राइब्स रहती। तो इसी के तहत कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद पहला रूल आया, जिसको रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट कहते हैं, जिसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 भी कहते हैं। इसको बाद में इनर लाइन रेगुलेशन भी बोला गया, और इसके ऑथर थे सर आर्थर हॉबहाउस, जो कि वायसरॉय काउंसिल के मेंबर थे। इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1 ऑफ 1873 भी बोला जाता है। इस एक्ट के तहत कमरूप, दरांग, नावगांग, शिव सागर, लखीमपुर, गारो हिल्स, खासी, जयंतिया हिल्स, नागा हिल्स और बहुत सारा एरिया के बीच में एक रिस्ट्रिक्शन लाइन बना दी गई थी, ताकि ट्राइब्समैन और ब्रिटिश सब्जेक्ट के बीच में जो इंटरकोर्स है, यानी जो रिलेशन है, जो ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह होती है, उसको मार्क किया जा सके, हिल के आसपास उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके या उसको रेगुलेट किया जा सके। इस लाइन को इनर लाइन बोला गया, और इसके आगे अलाउ नहीं था किसी भी ब्रिटिश सब्जेक्ट को जाना विदाउट एनी फॉर्मल पास।
इस रेगुलेशन में बोला गया कि कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट या कोई और पर्सन जो इस लाइन के पार जाएगा विदाउट अ पास, उसको कन्विक्शन होगा, उसको फाइन होना चाहिए 100 रुपए का पहले ऑफेंस पे, और उससे ज्यादा अगर वो करता है मल्टीपल ऑफेंस तो 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और अगर वो लगातार ये सारी चीजें फॉलो करता रहता है तो उसको बहुत सख्त से सख्त सजा भी सुनाई जा सकती है। तो यहां से इनर लाइन का कॉन्सेप्ट आया। इसके साथ ये बोला गया कि कोई वुड, वैक्स, आइवरी, रबर या कोई और जंगल प्रोडक्ट है वो विदाउट परमिशन नहीं दिया जा सकता, और किसी के पास भी अगर वो पाया गया तो उसको गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगी। साथ ही साथ इस रेगुलेशन ने प्रोहिबिट किया एनिमल, वाइल्ड एनिमल को, वाइल्ड एलिफेंट को मारना विदाउट एनी लाइसेंस। और ये कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट के लिए लॉफुल नहीं होगा जो इस एरिया का नेटिव नहीं है और वो बिना परमिशन के जा रहा है। पर लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी पावर दी गई थी कि वो रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा चेंज कर सके। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी जो इनर लाइन के बाहर होगी। यानी जो लोग बिना परमिट के इधर गए हैं उनकी लॉस ऑफ लाइफ के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्लियर है? तो ये सारी चीजें लेके आए गए और ये इनर लाइन बनाई गई। बाद में कुछ चेंजेस लाए गए, काफी सारे चेंजेस किए गए, पर इनर लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया तभी आया इन 1873। और ये एक्ट का नाम याद रखिएगा। अब ये ब्रिटिशर्स के लिए मल्टीपल पर्पस सर्व कर रहा था। ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से ये लाइन डिमार्केट करते थे, बॉर्डर इन्होंने फिक्स कर दिया था। इसके इधर ब्रिटिशर्स जा तो सकते थे लेकिन ब्रिटिशर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि बर्मीज के साथ एक अच्छा बाउंड्री के रूप में ये स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये बफर स्टेट इन्होंने दोबारा क्रिएट किया था इन द फॉर्म ऑफ इनर लाइन। अब आप लोग मेरे को बताइए आज की डेट में कौन कौन से स्टेट है जिसके लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, आईएलपी लेना पड़ता है? बताइए आप लोग। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ओके। तो ये वो स्टेट्स है जिनके लिए आईएलपी लेना पड़ता है। तो इनर लाइन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया 1873 से। अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम इनिशियली इनको लाया गया था, पर आईएलपी को एक्सटेंड कर दिया गया था 2020 में मणिपुर को भी। तो ये चारों स्टेट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे चारों। मेघालय इस लिस्ट में अभी नहीं आता है। जो आईएलपी परमिट जो ऑफिशियल डेफिनेशन है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, वो चार स्टेट यही है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वैसे लक्षद्वीप जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता है, पर अगर हम ईस्टर्न फ्रंटियर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करें, तो ये चार स्टेट्स हैं। और ये आईएलपी इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है। इसको ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, इन पर्सन भी अप्लाई किया जा सकता है। वो प्रोसेस बेटर आप लोग सब जानती हैं। क्लियर है यहां तक? 2020 में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये अनाउंस किया था, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि ये हम मणिपुर को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। मणिपुर की बहुत पुरानी डिमांड थी। मणिपुर को उस टाइम क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट रूल गंभीर सिंह के अंडर में और उनके सक्सेसर के अंडर में इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया था इसको। क्लियर है यहां तक?
तो ये याद रखिएगा, स्टेट चारों बाउंड्री वाले स्टेट्स है, मणिपुर को अभी ऐड कर दिया गया इसमें 2020 में। तो हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। इंडिया की जब सरकार बदली तो इंडिया में ये सारी चीजें हो गई और मणिपुर को चौथा स्टेट बना दिया गया इन दिसंबर 2020। ले डिस्ट्रिक्ट में भी पहले आईएलपी लगता था बट उसको बता दिया गया। पर मेनली हमको बेसिकली बात करनी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में। आईएलपी की डिमांड मेघालय, असम और अंडमान एंड निकोबार के लोग भी करते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। कुछ डिस्ट्रिक्ट में वहां पे लगता है बट अभी उस तरीके का फॉर्मल आईएलपी का नहीं है। वो फॉर्मल आईएलपी ये चार ही स्टेट्स है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। अब आईएलपी लेने के अलग अलग तरीके हैं, वो सारी चीजें उसमें हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना, उससे हमारा कोई खास सवाल भी नहीं बनता। क्या इंपॉर्टेंस है कोई आईएलपी की? यस, बहुत इंपॉर्टेंस है। इलीगल माइग्रेंट्स को रोका जा सकता है, इंक्रोचमेंट रोका जा सकता है, क्योंकि कल्चर को प्रिजर्व करना है। और साथ ही साथ एक डेलीगेट डेमोग्राफिक बैलेंस भी बना रहे, ताकि उन एरिया में जहां भी ट्राइब्स की मेजॉरिटी है वहां नॉन ट्राइबल्स ना आ जाए, क्योंकि जहां बहुत सारी ऐसी जगह है वो रिसोर्स रिच है, तो रिसोर्स के चक्कर में बहुत सारे नॉन ट्राइबल्स आके उस एरिया में स्टैब्लिश हो जाते हैं और फिर वो रिसोर्स को मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, रिसोर्स को बचा के रखने के लिए बिल्कुल आईएलपी होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की ब्यूटी ही यही है कि ये सारी चीजें चलनी चाहिए, और जब तक कोई बेटर सोल्यूशन नहीं बन जाता तब तक आईएलपी का कोई अभी एज ऑफ नाउ सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहां सिर्फ लैंड को कंजर्व करने के लिए नहीं, बट कल्चर ऑफ द ट्राइब को बचाने के लिए भी आईएलपी जरूरी है। क्लियर है यहां तक? यस और नो बताएं। बाकी सब भी बताएं, क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आउटर लाइन का। कभी कभी क्या आउटर लाइन कोई फिक्स लाइन है? नो। सो आउटर लाइन कोई फिक्स नहीं है। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की हिल ट्राइब्स को कंट्रोल में रखने की, बट वो रख नहीं पाए। ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट है, इकोनॉमिकली उतना ज्यादा बहुत सारा एरिया प्रॉफिटेबल भी नहीं है, और मिलिट्री एक्सपेडिशन ब्रिटिशर करना नहीं चाहते थे। सो ये सारी चीजों की वजह से उन्होंने ज्यादा हिल ट्राइब्स को परेशान करने की कोशिश नहीं की। तो इसीलिए उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई कि ताकि इस एरिया पर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए इन्होंने कहा कि डायरेक्ट पोजीशन तो इस एरिया का पॉसिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं चाइना भी एक्सर्ट करता है बहुत सारी एरिया को। तो इनर लाइन तो आपने डिसाइड कर ली, बट इधर से बहुत सारे स्टेट पे चाइना अपना हक जमाने की कोशिश करता है। तो बाउंड्री कैसे डिसाइड होगी? क्योंकि इनर लाइन के इधर तो आप पूरा कंट्रोल ले रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पर इनर लाइन के इधर आप कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन, इनर लाइन भी इमेजिनरी है बट आउटर लाइन भी एक इमेजिनरी है, जो कि कोई फिक्स लाइन नहीं है, वो बनाई इन्होंने। इसीलिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उन्होंने कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश की हिल ट्राइब्स को या हिल से दूर नहीं रह सकते, बट क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अवेलेबल थे और साथ ही साथ ट्रांस हिमालयन जो बॉर्डर है, ट्रेड है तिब्बत और सेंट्रल एशिया, वो बनी रहे। तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज डिसाइड की कि आईएलपी तो फिक्स कर दिया, लेकिन हम आउटर लाइन फिक्स नहीं करेंगे। आउटर लाइन को हम मूव करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड, कि अगर हमको लगा कि हाँ जी ये एरिया को और अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है, यहां पे वीक रूलर है तो आउटर लाइन को शिफ्ट कर देंगे, और हमको लगा कि स्ट्रांग उधर से पुश बैक मिल रहा है तो आउटर लाइन को वापस शिफ्ट कर देंगे। तो ये इमेजिनरी लाइन है दोनों, बट ये कोई फिक्स लाइन नहीं है, इसको आउटर लाइन बोला गया है। यहां पे कोई लॉ भी नहीं है
ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही डॉक्यूमेंट में बनाई गई लाइन थी। क्लियर है? इसको आउटर लाइन बोला गया। ये ब्रिटिशर्स ने इसको फ्री फ्लोइंग रखा कि इसको शिफ्ट किया जा सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसा उनको लगे कि हाँ इस एरिया में कंट्रोल किया जा सकता है तो एरिया एक्सपेंड कर लिया, लगे कि चाइना एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर आ रहा है तो एरिया वापस ले लिया थोड़ा। इसको आउटर लाइन कहते हैं। कोई फिक्स लॉ नहीं है, जैसा इनर लाइन का 1873 का लॉ था, इसका कोई फिक्स लॉ नहीं है। क्लियर है इतना पोर्शन? इसको आउटर लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, मैकमाहोन लाइन की। देखिए कहीं ना कहीं चाइना 1911 में वहां रेवोल्यूशन होता है, जिनहाई रेवोल्यूशन, जिनहाई XINHA, जिनहाई रेवोल्यूशन। सोनम जी थोड़ा सा लेट हो गया इवनिंग में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो चाइना, क्योंकि थोड़ा सा रेवोल्यूशन हो गया, बाद डायनेस्टी का रूल खत्म हो गया, तो चाइना पुश बैक करेगा। चाइना बहुत सारा एरिया क्लेम करने वाला था, इसीलिए कोशिश की गई कि इंडिया और ऊपर की तरफ का बॉर्डर फिक्स किया जा सके। तो ऊपर इंडिया के कौन है? तिब्बत। तो इंडिया तिब्बत के बीच में ये लाइन एग्री की गई, ब्रिटिश राज और तिब्बत के बीच में, इन शिमला कन्वेंशन की बॉर्डर क्या होगा? इंडिया और चाइना का। साथ ही साथ नॉर्दर्न बर्मा में भी बाउंड्री डिसाइड की गई, जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसका हिस्सा चाइना नहीं बना क्योंकि तिब्बत को इसका हिस्सा था। उस टाइम चाइना इसका पार्ट नहीं था शिमला कन्वेंशन का। तो शिमला कन्वेंशन में मैकमोहन लाइन डिसाइड की गई, जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर। पर चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये है मैकमोहन लाइन, जो कि तिब्बत वाले एरिया में ये बाउंड्री डिसाइड की गई है, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। उस टाइम अरुणाचल वाले हिस्से को नेफा भी बोला जाता था, काफी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो ये सारी चीजें डिसाइड की गई और यहां पे तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव था, बर्मा का था और इंडिया का था, बट चाइना का नहीं था। यही वन ऑफ द डिस्प्यूट की कारण है आज की डेट में जो बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं। तो ये है मैकमोहन, सर आर्थर हेनली मैकमोहन, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे और इनका काम था ये बाउंड्री डिसाइड करना। ये बाउंड्री डिसाइड की गई, इनके साथ हुसैन बिन अली थे, और ये इंडिया और तिब्बत के बीच में ये बाउंड्री डिसाइड की गई थी। चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये याद रखिएगा, चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। और ये 1914 में डिसाइड की गई, 1913-14 में शिमला कन्वेंशन के तैयार ये डिसाइड किया गया था। क्लियर है यहां तक? सो इनर लाइन, आउटर लाइन, मैकमोहन लाइन में, मैहोन लाइन में किसी को कोई डाउट है? ये 1913-14 की है और वो लाइन 1873 की है, जिसको इनर लाइन कहते हैं। अब साथ ही साथ आप लोग मेरे को एक जवाब दीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान रेडक्लिफ 1947 में डिसाइड किया गया था, रेडक्लिफ कमीशन आया था, और उस टाइम का इंडिया और उस टाइम के अफगानिस्तान का बॉर्डर डिसाइड किया गया था दुरंद लाइन से। पर अब वो, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया, तो वो बॉर्डर बन गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो दुरंद है। वो एक्चुअली में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में ही अफगानिस्तान से अलग बॉर्डर हो गया था, बट वो उस टाइम इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था ना।
अब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो फिर वो बॉर्डर बन गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का। जी, दुरंद लाइन उसको कहते हैं। तो ये मैकमोहन लाइन टोटल 890 किलोमीटर की है और ये ईशू राजी पास से बर्मा बॉर्डर तक जाती है। अब बात करते हैं कुछ और बैटल की जिनको एंग्लो अबोर वॉर बोलते हैं। अब इससे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ने जो टैब्लू भेजा रिपब्लिक डे में, हम सबको पता है रिपब्लिक डे की परेड होती है। अब आप लोगों से एक बच्चों वाला सवाल है, रिपब्लिक डे कब होता है? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? बच्चों वाला सवाल है, हलवा सवाल है, बताइए आप लोग। सो रिपब्लिक डे वाले दिन जो कर्तव्य पथ है, पहले राजपथ होता था, अब ये याद रखिएगा राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया है। ट्वेंटी सिक्स जैन को परेड होती है, 23 को उसकी ड्रेस रिहर्सल होती है। ठीक है जी। तो 26 जनवरी को हर एक स्टेट अपना टैब्लू भेजता है। हर स्टेट भेजे ऐसा जरूरी नहीं, पर मेजोरिटी ऑफ स्टेट भेजते हैं अपना टैब्लू। वो टैब्लू जो अपना कल्चर बताता है या कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मूवमेंट बताता है, इंसिडेंट बताता है उस स्टेट से रिलेटेड। तो अरुणाचल ने इस साल भेजा एंग्लो अबोर से रिलेटेड टैब्लू, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये एंग्लो अबोर वॉर अरुणाचल की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी। सो 4 एंग्लो अबोर वॉर हुए। अबोर हम सब जानते हैं, आदि ट्राइब, जिनको अबोर्स ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में बोला जाता था, आदि ट्राइब सब जानते हैं आदि ट्राइब के बारे में। तो इनके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में 4 लड़ाइयां हुई, 4 बैटल हुए। पहला 1858 में, फिर 1859 में, 1894 में और चौथा है 1911 से लेकर 1912 में। हाँ जी उपांग जी, तो मैंने ये इतना लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया इसीलिए ना कि आपको बहुत सारी और चीजें बताई जा सके, आप बहुत सारी चीजें जो जानते हैं उसी में थोड़ा और चीजें रिवाइज हो सके। सो आई ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग हियर। तो लोकल भाषाओं में या लोकल लैंग्वेज में इनका अलग अलग नाम है। इसको बिदबोर मिमाक बोलते हैं, बोंगोल मिमाक, निजोम मिमाक एंड पोजो मिमाक। अब उपांग जी आपसे ये सवाल है कि ये जो आपने नाम बताया ये कौन से इसमें से एसोसिएटेड है? ये कौन से एंग्लो अबोर वॉर में से एसोसिएटेड है? 4 हुए हैं। मातमुल जमो का नाम हमने जानना, आपने बताया, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बताइए किसके साथ एसोसिएटेड है? फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ या फोर्थ के साथ? बताइए, ट्राई करिए। द पॉइंट बीइंग कि कुछ चीजें थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है हमको, तो वही सारी चीजें मैंने कवर की है। सो देखिए सियांग जो रीजन है उसी के आसपास, फोर्थ वाला, जी हाँ, पोजो मिमाक। सो आसपास का सियांग नदी के आसपास का एरिया है और ये इंडिजीनियस ट्राइब, फ्रीडम लविंग ट्राइब है। और इन्हीं की ट्राइब और ब्रिटिशर्स के बीच में ऑब्वियस से कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि ब्रिटिशर पुश बैक करने की कोशिश करेंगे एंड उधर से रिएक्शन आएगा आदिस की तरफ से। ब्रिटिशर्स के लिए जो एरिया है सियांग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बट आदिस अपनी लैंड क्यों छोड़े? फॉर देम देयर लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी के चक्कर में, इसी के बैकग्राउंड में अलग अलग लड़ाइयां होती है, 4 लड़ाइयां, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है और ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। पहले वाले को बिदबोर मिमाक, दूसरे को बोंगोल मिमाक कहते हैं, थर्ड वाले को निजोम मिमाक कहते हैं एंड फोर्थ वाले को कहते हैं। अब ये देखिए, ये अभी आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा था जिसमें एंग्लो अबोर वॉर 1894 को कॉमेमोरेट किया गया है बाय मिनिस्टर। तो यानी किसी चीज को अगर कॉमेमोरेट किया जा रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस है। ये 2021 में किया गया है इसको स्पेशल।
सो ये इनके बारे में इतना ही जान लीजिएगा कि हाँ जी ये किस किस के बीच में हुआ, इसकी डिटेल मैंने दे रखी है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में उतनी ज्यादा डेप्थ में डिटेल नहीं मिलती है, पर ये सीरीज ऑफ चार थे 1858 1859 में, ये दो होते हैं। जीते ब्रिटिशर्स ही, क्रश करने में सक्सेसफुल हो गए, बट एक अच्छा वॉर, एक अच्छी फाइट लड़ी ट्राइब्स ने, आदि ट्राइब ने। थर्ड वाले जिसका नाम है निज़ोम मिमाक, इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ थे JF नीदम, कैप्टन मैक्सवेल, और इसको ओरल हिस्ट्री में निज़ोम मिमाक बोला जाता है। और ये दाम्बुक विलेज के आसपास लड़ाई हुई थी। यहां पे काफी ज्यादा ऐसे बचे हुए इंसिडेंट मिलते हैं इस विलेज के आसपास जो आपको दिखाते कि हां जी इस एरिया में लड़ाई हुई थी। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में और 19th सेंचुरी के फिनिश होते होते ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो चुका था कि आदि ब्रेव है, स्ट्रेटेजी में अच्छे हैं, और उनको कहीं ना कहीं आदि फ्रीडम फाइटर की स्ट्रेंथ का भी अंदाजा हो चुका था। भले ही वो जीत जरूर जाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए जीतना आसान है क्योंकि उनके पास फोर्स ज्यादा है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करते अपने रिकॉर्ड्स में कि यस, आदि ट्राइब फॉट वेरी ब्रेवरली विथ स्ट्रेटेजी, विथ फुल स्ट्रेंथ। फोर्थ है, देखिए जो मतमुर समूह है, इन्होंने न्यूअल विलियमसन और ग्रिगोरियोसन को मारा था। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो अपने अलग अलग, इसके पीछे बैकग्राउंड में स्टोरीज हैं। एक स्टोरी ये भी है कि ये बहुत ज्यादा बेकार तरीके से ट्रीट करते थे वहां के लोगों को, मिसबिहेव किया था जिसका बदला लिया गया था। और अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग उसमें बहुत सारी चीजें। सो वो थ्योरी और इन सारी चीजों पे अभी हम नहीं जाएंगे, बस हमने याद रखना है कि मतमुर जमो ने न्यूअल विलियमसन को मारा था, जिसके बाद ये पूरा स्टार्ट हुआ था। और उनके साथ और बहुत सारे लोग थे, जिसमें लोम्बो दरांग थे, ताजुंग तामोक थे, ये सारे लोग थे। और ये अनसंग हीरो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के, ये देश के शहीद हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं उतने इंपॉर्टेंट तरीके से नहीं लिया गया। अब उनको डू रिकॉग्निशन मिल रहा है और आगे और मिलने की जरूरत है, और मिलेगा ऐसी उम्मीद है हमको। So this is going to be the last slide. यहाँ ट्राइबल एंड रिलीजियस बिलीफ अलग अलग ट्राइब्स के हैं। नॉर्मली ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कल्चर, ट्रेडिशन को, सब चीजों को मेरे से बहुत बेटर जानते हैं। कोई फैक्ट अगर गलत हो गया हो, इन केस कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो, तो उसके लिए सॉरी है, लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है। एंड आई गेस मैंने आप लोगों के बाद काफी सारे फैक्ट क्लियर कर दिए हों। होप यू लाइक दिस सेशन, और आपको इससे मदद मिले, सवाल आए तो प्लीज अटेम्प्ट करिएगा इस सारे पोर्शन से। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब आपके एग्जाम में वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। आई होप मैंने एक जस्टिस प्रोवाइड किया हो पूरे इस पोर्शन को, इस हिस्ट्री को। और अगर कुछ हो गया हो 1819 या कुछ ऐसा, तो उसके लिए मैं सॉरी मांग लेता हूं पहले, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरा नंबर ऑन रहता है, पूरा दिन है आपके पास, कभी भी पूछिएगा। एक्सेप्ट माई क्लासेस, तब मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। कोई भी डाउट हो, नोट्स वगैरह अपलोड करा दिए जाएंगे। ये लेक्चर लिंक एक्टिवेट रहेगा, हम इसको एग्जाम तक वैसे भी डीएक्टिवेट नहीं करने वाले हैं। जितनी भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, फील फ्री, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। नंबर जिनके पास नहीं है, प्लीज ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले कोई भी डाउट हो, वैसे भी कोई भी डाउट हो, पूछ सकते हैं। सो दिस इज माई नंबर, व्हाट्सएप करिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू एवरीवन।